आखिर क्यों जेनजीज के लिए आने वाले समय में अपना खुद का एक घर खरीद पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेट्स इमेजिन आप एक घर खरीदना चाहते हो मुंबई में। आपकी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए घर खरीदना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, और आपको प्रॉपर्टी एजेंट ये घर दिखाता है। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है दादर वेस्ट में। इस घर का कारपेट एरिया है 420 स्क्वायर फीट, कोई बालकनी नहीं है और एक छोटा सा किचन है जो लिविंग रूम से अटैच है। ये घर कम्प्लीटली अनफर्निश्ड है और 17th फ्लोर पर है, और लोकेशन कोई मुंबई की पॉश लोकेशन में से एक नहीं है, कोलाबा या बैंड्रा जैसे। तो आप गेस कीजिए इस फ्लैट का दाम कितना होगा। आपके पास 3 सेकंड है। प्राइस है 2 करोड़ रुपए। हाँ, इस फ्लैट का 2 करोड़ रुपए। और ये सिचुएशन सिर्फ मुंबई की ही नहीं है। ये 1 BHK अपार्टमेंट बैंगलोर के आरटी नगर में है, जो ना ही फर्निश्ड है और ना ही कोई पावर बैकअप का ऑप्शन है, और उसका दाम आपको पता है कितना है? 70 लाख रुपए। अब ऐसे प्राइजेस सुनकर आप में से कई लोग यही सोच रहे होंगे कि हम लोग आखिर कैसे एक शहर में अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। और ये प्रॉब्लम ही है इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट की, जिसके लिए जिम्मेदार है करप्शन और जेनजीज की लग्जरी में रहने की चाहत, जो इन सपनों को सपने तक का ही सीमित रखती है। किराए के मकान में नहीं है, अपना मकान होना चाहिए। एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़ ओनली। मैडम ने ओनली ऐसे लगा, ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 करोड़। ऐसी प्रॉपर्टी मार्केट के पीछे 3 कारण हैं, ज़रा इस पर नज़र डालिए। ये है शंघाई, ये है हांगकांग, ये न्यूयॉर्क, और ये है मुंबई। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि शंघाई, हांगकांग और न्यूयॉर्क की स्काई लाइन में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जबकि मुंबई में ऐसा है ही नहीं। सभी शहरों ने ये अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को इन बिल्डिंगों से सॉल्व करने की कोशिश की है, पर मुंबई इसमें काफ़ी पीछे रह गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है FSI, यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। FSI बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि एक ज़मीन के प्लॉट पर आप कितनी फ्लोर स्पेसेस बना सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने एक नया शहर बनाया है और इस शहर का FSI 1 है, यानी कि अगर आपके पास 100 स्क्वायर मीटर ज़मीन है तो आप उस पर 100 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस बना सकते हैं, चाहे आप 1 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं या फिर 2 स्टोरी बिल्डिंग 50-50 स्क्वायर मीटर की। अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उस 100 स्क्वायर मीटर को किस तरीके से डिवाइड करना चाहते हो। जितना ज़्यादा FSI होगा उतनी ही ज़्यादा फ्लोर स्पेसेस आप बना सकते हो। अब आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। मुंबई का FSI 1.3 है, शंघाई का 8, हांगकांग का 12, न्यूयॉर्क का 15 और सिंगापुर का 25 है। जहां 100 स्क्वायर मीटर की ज़मीन पर न्यूयॉर्क में एक डेवलपर 1500 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस बना सकता है, वहीं मुंबई में वो बस 130 स्क्वायर मीटर का फ्लोर स्पेस ही बना सकता है। और दूसरे इंडियन शहरों पर अगर नज़र डालें तो उनकी हालत भी बहुत बुरी है। इसका मेनली मतलब यही है कि इंडियन शहरों में आपको लंबी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी। अब ज़मीन तो कम है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ती जा रही है शहरों की, तो इसका मतलब यही है कि घर के प्राइसेस बढ़ाने ही पड़ेंगे। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आपकी इनकम लेवल के हिसाब से इंडिया के बड़े बड़े शहरों में घर खरीद पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनकम तो इतनी तेज़ी से बढ़ेगी नहीं जितनी तेज़ी से ये हाउसिंग प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब इंडियन शहरों का FSI इतना कम क्यों है? इसका मेन कारण है कि सरकार मानती है कि अगर वो FSI का नंबर बढ़ा देंगे तो हमारे शहरों में जहां पहले से ही भीड़ है वहां पर और भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। पर ये सच नहीं है, उल्टा FSI बढ़ाने से लोगों को और भी ज़्यादा जगह मिल जाएगी रहने के लिए। और अगर इंडिया में FSI इंक्रीज़ हो जाता है तो लोगों को रेंट भी कम देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो यंगस्टर्स जो जॉब के लिए नोएडा या बैंगलोर जैसे शहरों में जाते हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचेगा। वैसे भी ऑन एन एवरेज एक ग्रेजुएट की, स्पेशली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की सैलरी 3 से 5 लाख के बीच में ही रहती है, जो कि काफ़ी कम है। और यहीं से शुरुआत होती है अपने सपनों के घर को दूर जाते देखने की। एक नॉर्मल ग्रेजुएट बेस्ट परफॉर्मेंस दे तो 5 साल में स्विच करके वो 20 लाख पर एनम तक कमा सकता है।
पर फिर उसको उस इनकम पर चुकाना पड़ता है एक भारी टैक्स। और अगर वो 10 साल तक खूब मेहनत करके काम करता रहे और कुछ पैसे एक घर लेने के लिए जमा भी कर ले, तो उसको एक प्रॉपर्टी लेने के लिए इतने एडिशनल चार्जेस देने होंगे, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज और टैक्सेस मिलाकर ऑलरेडी इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी का अमाउंट आसमान छूने लगता है। अब एक सैलरीड एम्प्लॉय होने के कारण उसके पास ब्लैक मनी होना तो इम्पॉसिबल है। तू मुझे बता, ये ऑफिस स्किल के अलावा और क्या आता है तुझे? क्या आता है? गिटार बजा लेता है? हाँ? कुकिंग, फिशिंग, ट्रैकिंग, कभी कुछ किया है ऐसे? अपने बच्चे के साथ कभी वॉक पे गया है? आइसक्रीम खाया है उसके साथ? फिर लोन लेने पर इंटरेस्ट और फिर जाने क्या क्या एडिशनल चार्जेस और घूस मिलाकर एक प्रॉपर्टी बाय कर पाना, वो भी एक मेट्रो सिटी में इम्पॉसिबल हो चुका है। और ये इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी के प्राइजेस का मेन कारण है वो लोग जो टैक्स की चोरी करते हैं और इन प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट या बाय करने के लिए ब्लैक मनी का सहारा लेते हैं। ये है उल्वे, मुंबई के बाहरी हिस्सों में बसा हुआ एक इलाका। इधर ना तो लगातार बिजली है और ना ही पानी है, कुछ भी पानी नहीं है। कई लेडीज को नहाए नहीं, ऐसे है ये अभी। 2 बेडरूम का 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए। अब आप अगर ये फ्लैट खरीदना चाहते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए के अलावा जीएसटी भी देनी पड़ेगी 12% और स्टैम्प ड्यूटी 8%, यानी कि 1 करोड़ के मकान पर आपको 20 लाख रुपए तो सिर्फ टैक्सेस के तौर पर ही देना पड़ेगा। पर एक तरीका है जिससे कि आप ये टैक्सेस को बचा सकते हो, वो ये है कि डेवलपर आपको बोलेगा कि आप सारा पैसा वाइट में ना देकर कुछ पैसा वाइट में और कुछ पैसा ब्लैक में दे सकते हो। ब्लैक मनी वो पैसा होता है जिस पर आप टैक्स नहीं देते हो, जिसके बारे में सरकार को नहीं पता होता है, और ये ब्लैक मनी आप प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके टैक्सेस बचेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डेवलपर आपको कहेगा कि आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है, वाइट में बस आप घर के सर्कल रेट जितना वाइट मनी दे दो। अब सर्कल रेट क्या होता है? ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जिसमें कि मकान बिक सकता है। मीन्स अगर घर का सर्कल रेट 30% है तो मिनिमम रेट उस घर का होगा 30 लाख रुपए। तो बिल्डर आपको कहेगा कि आप 30 लाख रुपए वाइट मनी में दे दो और बाकी के बचे 70 लाख रुपए आप ब्लैक मनी में दे दो, जिससे कि 20% जो आपका 1 करोड़ रुपए पे लग रहा था वो 1 करोड़ पे ना लग करके अब 30 लाख रुपए पर लगेगा। यानी कि जहां आप 20 लाख रुपए एज अ टैक्सेस पे कर रहे थे, वहां अब आपको सिर्फ 6 लाख रुपए देने होंगे, यानी कि 14 लाख रुपए का डायरेक्ट फ़ायदा। और यही वो तरीका है जिससे कई लोग जिनके पास ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी छुपा कर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनका ब्लैक मनी भी कम हो सके और टैक्सेस भी बच जाएं। और इंडिया में ऐसे ढेरों लोग हैं जो इस तरीके को आजमा कर काफ़ी सारा पैसा ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से गिनो बिजेंद्र जी, भाई मेहनत से कमाया है पैसा। क्योंकि आप अपने ब्लैक मनी को ना ही बैंक में रख सकते हो और ना ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टी ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। डीमोनेटाइजेशन के बावजूद भी 70% लोगों ने एक रीसेंट सर्वे में बताया कि जब वो कोई मकान खरीद रहे होते हैं तो उसका वो कुछ हिस्सा एज अ ब्लैक मनी वो देना प्रेफर करते हैं। और कुछ लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट है अपने ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने के लिए कि वो मार्केट प्राइस से भी ज़्यादा देने को तैयार हैं उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एक आम इंसान के लिए उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं। और यही सिचुएशन है इंडियन मेट्रो सिटीज़ की। और तीसरा कारण है घूस। किसी भी डेवलपर के लिए कंस्ट्रक्शन परमिट लेना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में एक बिल्डर को 60 अप्रूवल चाहिए होते हैं एक बिल्डिंग के लिए, इस वजह से उनको 2 से 3 साल लग जाते हैं। वहीं सिंगापुर में ऐसे परमिशंस 2 से 3 महीने में ही मिल जाती हैं। और क्योंकि 60 अप्रूवल होते हैं तो इस प्रोसेस की हर एक स्टेज पर आपको किसी न किसी के हाथ तो गर्म करने ही पड़ते हैं। HDFC बैंक के चेयरमैन ने एक बार कहा था कि अगर इस इंडस्ट्री में करप्शन हटा दिया जाए तो हाउसिंग प्राइसेस 20% से गिर जाएंगे। एक रिपोर्ट में दिखाया गया था कि अगर हम करप्शन को हटा दें तो रियल एस्टेट के प्राइसेस 50% तक गिर सकते हैं, जिसका मतलब कि किसी फ्लैट को ख़रीदने की अगर कॉस्ट 1 करोड़ रुपए पड़ रही है तो करप्शन की वजह से वो कॉस्ट 1 करोड़ 50 लाख हो जाती है।
अब ऐसी सिचुएशंस में आम इंसान कैसे घर खरीद पाएगा इन मेट्रो सिटीज़ में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इधर तक आ गए हो इस वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइएगा, जिससे कि हम भी ग्रो हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।